Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 30th March, so let's get started. Election fever है अब, ओके तो काफी चीजें पॉलिटिकल व्यू से लिखी जाएंगी, जितनी जरूरत होगी उतना ही हम अपने एग्जाम के लिए जानेंगे। सो आपका न्यूज़पेपर का टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बट टोटली स्किप नहीं करना है अभी भी। ओके, कल हमने जम्मू कश्मीर से सॉरी परसों जम्मू कश्मीर से हमने एक इंपॉर्टेंट राइस वैरायटी देखी थी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड जनवरी टू मार्च से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिक किए जाते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो ये 3 मंथ का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस रहा है, इसको स्किप नहीं करना है आपको। बाकी क्योंकि टाइम इसमें कम होता जाएगा अब, तो हम इस टाइम को और बेटर यूटिलाइज करेंगे अपने प्रीलिम्स रिवीजन के लिए, न्यूज़पेपर के साथ भी। और जो रिवीजन सीरीज चल रही है अपनी जगह वो ठीक है। कल मैंने आपके साथ एक लेक्चर नंबर 37 शेयर किया था, उसमें कुछ अवार्ड्स और इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी जो हमने थ्रू आउट द ईयर न्यूज़पेपर के साथ देखी है, तो उसको वो एक रिवीजन के लिए कल पोस्ट किया था आपके। ओके, तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, बिकॉज ये जो लोकेशन एंड इन न्यूज स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से 17 to 18 क्वेश्चन, यही आपके किंग मेकर बनेंगे। अगर यहाँ आप गलती कर गए तो बाकी के जो टफ क्वेश्चन आएंगे वो आपसे हैंडल नहीं होंगे, और जो इजी आएंगे वो सभी स्कोर करेंगे उसमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन एंड प्लेसेस इन न्यूज, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। कांग्रेस अक्यूज बीजेपी ऑफ टैक्स टेररिज्म, नॉट इंपॉर्टेंट, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पे देख ही लिया है वो सब। दाल लेक कहाँ है? श्रीनगर में। इसके बाद यहाँ पर पीस फॉर्मूला डिस्कस कर रही है काफी सारी कंट्रीज, तो इसमें जरूरी है हमारे लिए ग्लोबल पीस समिट। ये स्विट्जरलैंड लेड है। ओके, स्विट्जरलैंड इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन कब ऑर्गेनाइज करेगा एग्जैक्टली ये नहीं पता है अभी। ओके, ग्लोबल पीस समिट लेड बाय स्विट्जरलैंड। It aim at ending the stalemate conflict is expected to meet soon in Switzerland। कोई डेट फिक्स नहीं हुई है अभी तक। स्विट्जरलैंड लेड पीस टॉक्स हैं। Ukraine president has presented 10-point peace plan in 2022 during G20 in Bali। Last year जेलेंस्की ने प्रेजेंट किया था एक पीस प्लान, बट द थिंग इज कि वो चाहता है रशिया को कि आप विड्रॉ कीजिए, और 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा था, ब्रेक हुआ था, उस टाइम जो बॉर्डर्स थी वो बॉर्डर आप फॉलो कीजिए। तो रशिया ने कहा नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फॉर्मूला, बिकॉज ये रशिया के कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि क्रीमियन पेनिनसुला लौटाना पड़ेगा, फिर रशिया को वापस देना पड़ेगा क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन को। बट द थिंग इज कि अगर क्रीमियन पेनिनसुला चला जाता है रशिया से, तो पूरा का पूरा जो ब्लैक सी का एक्सिस है, यानी कि रशियन नेवी जो है पूरी, ठीक है, उस पे बहुत बड़ा थ्रेट बनता है फिर। और तो ऑब्वियसली बात है कि 1991 की बॉर्डर्स तो एक्सेप्ट नहीं करेगा रशिया कभी पीस प्लान में। चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यूएपीए। उसी मैं आपसे कहता आया हूँ कि जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहे हैं, अब ये नहीं कि जो आपको विजन ने या किसी मैगजीन ने दे दिया आप वही करो, आप वो करो जो न्यूज में काफी रहा है। जैसे यूएपीए एक्ट काफी न्यूज में रहा है। ओके, उसके अलावा आपका पीएमएलए एक्ट है, ये मैं आज आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट न्यूज में रहा है काफी सारा, 1940 का एक्ट है, ये भी हम आज ही रिवाइज करेंगे। ओके, यूएपीए हम किसी और दिन देख लेंगे। इसके अलावा एनआईए एक्ट है, वो भी न्यूज में काफी रहा है थ्रू आउट द ईयर। तो ये 4-5 एक्ट ऐसे हैं जो बार बार न्यूज में रहे हैं, और आपको ये रिवीजन करना चाहिए अपने लास्ट मोमेंट, क्योंकि जस्ट डोंट रिलाई कि आपको आपकी कोचिंग मटेरियल ने ये दिए हैं या नहीं दिए हैं, बट न्यूज में रहा है तो आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, 2 मैं आपको आज रिवाइज कराऊंगा, बाकी के फिर किसी लेक्चर में। चलिए, यहाँ पर मैड्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि बैंक अकाउंट कैन नॉट बी फ्रोजन अंडर यूएपीए विदाउट सेटिस्फैक्शन दैट द फंड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर बैंक आउटफिट। जब तक आप अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके ये प्रूफ ना कर लो कि यहाँ से फंड एक गलत काम के लिए यूज किए गए, तब तक आप उसको फ्रीज नहीं कर सकते बैंक अकाउंट को। Bank accounts cannot be frozen under UAPA Act 1967 unless the center conducts an inquiry and arrive at a subjective satisfaction। ठीक है, जब तक सेंटर इंक्वायरी कंडक्ट ना कर ले और ये सेटिस्फाई ना हो जाए कि यहाँ से फंड जो है वो गलत काम में यूज किया गया, तब तक आप उसको फ्रीज नहीं कर सकते। ऑलराइट, जब तक सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि फंड इन द अकाउंट हैव बीन यूज्ड इन इंटेंडेड और टू बी यूज्ड फॉर ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यूएपीए एक्ट के ही सेक्शन 7 को जानिए। सेक्शन 7 ऑफ यूएपीए दिस एम्पावर सेंटर to prohibit the use of funds of an unlawful association, but at the same time section 7 clause 1 ये प्रेस्क्राइब करता है दैट प्रोसीजर टू बी फॉलोड बिफोर पासिंग सच प्रोहिबिटरी ऑर्डर। ये प्रोसीजर भी बताता है एज पर दिस प्रोविजन इट इज मैंडेटरी टू हैव ए प्रायर इंक्वायरी एंड ए सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन।
ये इंश्योर किए बिना ही सेंटर जो है वो फंड को फ्रीज किए जा रही है, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट को ये कमेंट करना पड़ा। ओके, आपको प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है इस सेक्शन में कि आप फ्रीज कब कर सकते हो या आप कब प्रोहिबिट कर सकते हो फंड की यूसेज को, और इस प्रोसीजर के अंडर ही ये मैंडेटरी किया गया है दैट यू नीड टू कंडक्ट ए प्रायर इंक्वायरी एंड सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, उसके बाद ही आप फ्रीज कर सकते हो। क्लियर? देखिए यहाँ पर भी एनआई एक्ट के बारे में बात आ गई है, तो हम लोग ना आज दो एक्ट रिवाइज कर लेते हैं। वन इज ड्रग कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड सेकंड इज पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी दिखाऊंगा जो आपको और ज्यादा ये बिलीव कराएगी कि आप न्यूज़पेपर स्किप क्यों नहीं कर सकते। ओके, ये स्टैटिक से हम कितना भी पढ़ लें बट क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा जहां एक आध स्टेटमेंट ऐसा होगा जो करंट में कुछ हुआ होगा और फिर उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। पीएमएल एक्ट कब आया? 2002 में। गोल क्या था? टू प्रिवेंट दी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, दो मेजर गोल हैं। प्रिवेंट करना है मनी लॉन्ड्रिंग, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो ही चुकी है तो उस मनी से जो प्रॉपर्टी बनाई गई है उस प्रॉपर्टी को हम कन्फिस्केट करेंगे। राइट, चलिए। ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैट और प्रिवेंट द चैनलाइजिंग ऑफ मनी इनटू इलीगल एक्टिविटीज। जो मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसा आया उसको गलत एक्टिविटीज में यूज होने से रोकना है। प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। इस पैसे से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको कन्फिस्केट भी किया जा सकता है। ऑफेंडर जो होंगे उनको पिनलाइज किया जा सकता है, एंड साथ साथ एक अपॉइंट की जाएगी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग मैटर्स। ओके, जो भी मैटर्स आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड वो पहले जाएंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और अगर वहां भी कुछ आप सेटिस्फाई नहीं होते हो या आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है तो आप अपील कर सकते हो एक और एपिलेट अथॉरिटी में। ठीक है, ये सेटअप की जाएगी इसके अंडर में। इट प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल टू द एक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। आगे चलते हैं ईडी के बारे में। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये बातें मैं आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में करवा चुका हूँ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर में काम करता है ईडी, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऑलराइट, ईडी के बारे में। उसी के साथ साथ एक और बॉडी है दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ही आती है। इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये दोनों बॉडी के बारे में याद रखिएगा, और दोनों आती हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। नेक्स्ट, the scheduled offences are separately investigated by the agencies mentioned under respective acts. For example, local police या CBI या custom department, SEBI or any other investigative agency as the case may be. Okay, जैसे सपोज शेयर मार्केट में कुछ गलत हुआ है, राइट, जो कि हुआ भी था। अगर शेयर मार्केट में कुछ गलत हुआ है तो ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ये इन्फॉर्मेशन देगी आगे चल के सेबी को कि आप रेगुलेट करते हो पूरा सेबी पूरा शेयर मार्केट, और कुछ गलत हुआ है तो आप जाकर इन्वेस्टिगेट कीजिए इस मैटर को पूरी तरीके से। ठीक है, अगर कोई दूसरा मैटर है तो उसको सीबीआई को सौंपा जा सकता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लेकर कुछ इशू हुआ है तो वो कस्टम डिपार्टमेंट को सौंपा जा सकता है। तो सभी एजेंसीज को भी अपने रिस्पेक्टिव एक्ट जो होते हैं इनके खुद के अपने अपने सीबीआई एक्ट, सीबीआई ड्राइव करता है अपनी पावर फ्रॉम दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, राइट, सेबी अपना सेबी एक्ट से ड्राइव करता है। तो अपने खुद के रिस्पेक्टिव एक्ट के अंडर में भी ये सेपरेटली ये सब बॉडीज इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। राइट, एक्शन दैट कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? सो फर्स्ट इज कि फ्रीज की जा सकती है आपकी प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड्स, एंड अटैच की जा सकती है आपकी प्रॉपर्टी जो आपने इस क्राइम के थ्रू परचेज की है। any person who commit the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a minimum term of 3 years, and this may extend up to 7 years, एंड फाइन, और फाइन पर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लग सकता है क्योंकि आपने कितने लेवल का करप्शन किया उस पर डिपेंड करता है। PMLA and rules notified there under impose obligations on banking companies, financial institutions, and intermediaries and persons carrying on designated business or profession to verify identity of clients, maintain the records, and furnish information to FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं ये ऑब्लिगेशन इन सब पे लगता है, बैंकिंग कंपनीज पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, इंटरमीडियरीज पे, या पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन। ठीक है, इन सब पे ये
ऑब्लिगेशन होता है कि अगर आपको डाउट है कि ये पैसा गलत काम से आया है, गलत काम में यूज किया जा रहा है, तो आप एफआईयू को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब मैं लेके आता हूं आपको कुछ दिन पुरानी एक न्यूज पर। लुक इनटू दिस। ओके, न्यूज कब की है? 5 मई 2023 की। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ ट्वीक, चार्टेड अकाउंटेंट्स बिकम रिपोर्टिंग एंटिटीज। ठीक है, अब ये चेंज किया गया है लास्ट ईयर। अब अगर आप इससे अवेयर नहीं है तो आपको क्वेश्चन टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, अर्लियर द एक्ट डिड नॉट इंक्लूड दीज प्रोफेशनल्स। कौन से प्रोफेशनल्स? चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स। अब ये भी रिपोर्टिंग एंटिटीज में ही आएंगे। यानी कि हमने जो यहाँ पर देखा दिस वर्ड, ओके, डेजिग्नेटेड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में चार्टेड अकाउंटेंट्स और ये सब भी अब पार्ट होंगे। अब जरा इस क्वेश्चन पे आइए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने कल शेयर किया था अपने ग्रुप में। जस्ट अ सेकंड। Alright, attempt this question number 46. Which of the following professionals are covered under the ambit of PMLA Act 2002? Chartered accountant, lawyers, legal professional, company secretaries, cost and work accountants. Okay. Now see, 87% people got the answer wrong. Why? क्योंकि करंट अफेयर है, जब आप इन बिटवीन द लाइन नहीं पढ़ते, वो आर्टिकल था मिंट का, लेकिन उसके इन बिटवीन द लाइन में ही हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया कि कौन से प्रोफेशनल्स कवर होंगे। तो लॉयर, लीगल प्रोफेशनल्स कवर नहीं होंगे, उनने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। बट चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, इसीलिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1, 4 एंड 5। ये तीनों कवर होंगे, लॉयर एंड लीगल प्रोफेशनल्स कवर नहीं होंगे। ओके, सो इसीलिए कह रहा हूं कि करंट स्टैटिक लिंकेज के साथ जब तक नहीं पढ़ोगे, सिर्फ स्टैटिक स्टैटिक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, चलिए एक एक्ट और कवर करेंगे आज, फिर बाकी के एक्ट अगले किसी सेशन में करेंगे हम लोग। ड्रग एंड कंपनीज एक्ट। देखिए, बहुत सारी डेथ हुई वर्ल्ड ओवर। वर्ल्ड ओवर इंडिया की यहाँ से जाने वाले काफी सारे जो कफ सिरप्स थे, उससे डेथ हुई है अफ्रीकन कंट्रीज में, उज्बेकिस्तान में, इवन अमेरिका ने भी हमारी ड्रग्स की क्वालिटी पर डाउट उठाया। तो ये एक्ट काफी न्यूज में रहा है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। पहले ड्रग और कॉस्मेटिक्स में क्या क्या कवर होता है वो जान लेते हैं। ड्रग्स, ड्रग्स इंक्लूड दी मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस। ओके, ड्रग्स का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में से मेडिसिन आती है, बट नो, मेडिकल डिवाइसेस भी होंगे फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल यूज। यानी कि अंदर आपके हार्ट जब सर्जरी वगैरह होती तो उसमें जो मेडिकल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जो डाली जाती हैं, ठीक है, वो सब इसमें पार्ट बनेगा ड्रग्स का। राइट, सो मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल यूज फॉर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन और एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग और एनिमल, वो सब ड्रग की डेफिनेशन में आएगा। ओके, ये माइन्यूट चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, ड्रग्स आर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, एनिमल पार्ट्स, हर्ब्स और मिनरल्स। ए ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस, वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, दैट ऑल्टर द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग व्हेन एब्सॉर्ब्ड। ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। कोई भी केमिकल, नेचुरल हो, मैन मेड हो, ठीक है, चाहे वो ड्राइव किया गया हो किसी प्लांट से, किसी एनिमल पार्ट से, किसी हर्ब से या मिनरल से, वो सब ड्रग की डेफिनेशन में आएगा। दूसरा वर्ड क्या है हमारे एक्ट में? कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के बारे में जानते हैं। Term cosmetic refers to any substance or product used to rub, pour, sprinkle or spray on or introduce into, otherwise applied to the body or any part of any object for cleansing, beautifying or improving the appearance. ये सब कॉस्मेटिक्स में आएगा जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का अगर मतलब क्लियर है, तो अब चलते हैं हम लोग इस एक्ट पर कि आखिर इस एक्ट को क्यों लेकर आए हम लोग। 1940 में ब्रिटिशर्स के टाइम में आ गया था। It regulate the import, manufacture and sale और distribution of drugs and cosmetics through license and permit। अगर आपको ये सब सेल करना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा, आपको परमिट लेना होगा, राइट। चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेन से, या मैन्युफैक्चर कर रहे हो खुद, या सेल कर रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यू नीड ए लाइसेंस एंड परमिट। The main objective is to ensure that drugs and cosmetics marketed in India, these are reliable, efficient and in compliance with national standards। Okay, खराब क्वालिटी की चीजें ना बेचें, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ एक से एक खराब क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स मार्केट में मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड की कॉपी करके भी बेचे जा रहे हैं। ठीक है, और कई बार उनके रिएक्शन भी खराब हो जाते हैं आपके शरीर पर, राइट। लेकिन इन्हीं सबको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, बट स्टिल हमारे इम्प्लीमेंटेशन काफी लैक्स होता है इन चीजों का। फिर इसी एक्ट के अंडर में नए रूल्स बनाए गए इन 1945, विच वर फॉर्मुलेटेड इन एसोसिएशन विद 1940 एक्ट, provides a provision for classifying medications into schedules and instructions for the storage, sale, presentation, prescription of each schedule। ठीक है, इनको क्लासिफाई किया हमने अलग अलग शेड्यूल में मेडिकेशंस को।
ओके, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू ओवरसी मेडिकेशन इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, एंश्योरिंग दैट नो सब स्टैंडर्ड और काउंटरफिट ड्रग्स एंटर द कंट्री। कोई भी खराब क्वालिटी की ड्रग्स एंटर ना करे कंट्री में, या फिर डुप्लीकेट, काउंटरफिट मतलब होता है डुप्लीकेट, नकली। इट प्रोहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ इंफीरियर और काउंटरफिट फार्मास्यूटिकल्स इन दी कंट्री। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ इतनी बुरी क्वालिटी के कफ सिरप्स प्रोड्यूस भी हुए और हमने खुद भी एक्सपोर्ट कर दिए दूसरी कंट्रीज में, जहां पर बच्चों में कुछ की आइस चली गई, कुछ की डेथ हो गई, राइट, और इंडिया की इमेज खराब हुई, सो अलग। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो डेटा निकल के सामने आया उसमें पता चला कि इन्हीं कंपनीज के अगेंस्ट जब एक्शन लेने की बात थी तो इन्हीं कंपनीज ने इलेक्ट्रल फंडिंग दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने केस रफा दफा कराने के लिए। It requires only qualified and competent personnel to sell and distribute medicines, as well as the manufacture, sale and distribution of Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathic drugs. Now see, एक्ट क्या है? ओनली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन ही सेल कर सकता है मेडिसिन को। बट प्रैक्टिकली अगर आप अपने आसपास की रियल लाइफ देखेंगे ना, कई ऐसे लोग हैं जिनका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसे लड़के जिन्होंने कोर्स किया था इसमें, उसका उसकी डिग्री ली, उस पर लाइसेंस लिया और मेडिकल स्टोर खोल लिया। ओके, और फिर कुछ लड़के रख लिए जो खुद थोड़े गरीब उससे आते हो, लेकिन उन्होंने वो कोर्स किया हो, उनको रख लिया अपने यहाँ पर मेडिसिन सेल करने के लिए। वैसे कई मेडिकल स्टोर हमारे आसपास रन कर रहे हैं, जहां पर खुद स्टोर का जो ओनर है उसके पास कोई डिग्री नहीं है इस तरह की, क्योंकि वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, बट उसके बाद भी आप लाइसेंस ले रहे हो। नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कंट्रोल द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। To have drug inspector visit the licensed premises regularly, monitoring pharmaceutical and cosmetic standard by collecting samples and analyzing them. Okay, तो drug inspector आपका visit कर सकता है यहाँ पर, creating distinctive, just a second, there is some disturbance from background. Sorry for this. Okay, now creating distinctive regulation to control the manufacture, standardization, and even storage of biological and special products. Now remember this, biological and special products, as well as prescribing how different type of drugs and cosmetics should be labeled and packed. ये सारे स्टैंडर्ड सेट करता है अंडर दिस एक्ट। नाउ इसके लिए बनाई जाती है एक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी फॉर एलोपैथिक एंड एलाइड ड्रग्स एज वेल एज कॉस्मेटिक्स। क्लियर? इसके अलावा पेनल्टी आप पे लग सकती है 10 लाख रुपीस तक की, कन्फिस्केट किए जा सकते हैं आपके गुड्स। अदर गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है, जो यहाँ पर आपके ड्रग इंस्पेक्टर हैं ये वाले, ये तो अपनी जगह है, बट इनके अलावा भी दूसरे गैजेटेड ऑफिसर्स को भी ऑथराइज किया जा सकता है कि आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कीजिए अंडर दिस एक्ट, एंड सम ऑफ द ऑफेंसेस आर कॉग्निसेबल एज वेल एज नॉन बेलेबल। स्पेशलाइज कोर्ट सेटअप किए जाएंगे इसके लिए। ओके, एंड प्रोविजन फॉर एग्रीगेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस, यानी अगर आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं लेकिन बार बार कर रहे हैं तो उनको एग्रीगेट करके एक बड़ी गलती बनाकर आपके अगेंस्ट केस चलाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने दो एक्ट कर लिए बिकॉज आज हमारे पास टाइम था, न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ नहीं है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। असम डिस्ट्रिक्ट गोज पिंक टू एनकरेज विमेन वोटर्स। देखिए, विमेन वोटर्स का पार्टिसिपेशन पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जाता है बिहार का, जब विमेन ने वहां के सीएम से रिक्वेस्ट किया कि अल्कोहल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है और हमारी फैमिलीज इससे हार्म हो रही हैं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था इलेक्शन के टाइम कि मैं इसको बैन कर दूंगा, और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने बैन कर भी लिया। तो हमें नीतीश कुमार ने इंटरेस्ट नहीं, द थिंग इज अवेयरनेस ऑफ विमेन वोटर एंड असर्टिवनेस दैट दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, ये हमारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको बैन कीजिए, तो उन्होंने किया। राइट, उसी तरह यहाँ डिस्ट्रिक्ट है असम की, इसमें ये लोग इन्होंने बनाया है पिंक तरह का कुछ, कि ताकि वेमेन को और ज्यादा एनकरेज किया जाए कि आप और ज्यादा वोटिंग कीजिए। यहाँ पर एक और एक्ट आया है इसमें, विच इज दिस पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक, तो इसको भी हम रिवाइज कर लेंगे किसी दिन। यहाँ पर क्या है कि मूवी हॉल में ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कुछ ऐसा अकाउंट नहीं रखा जाता है इनका कि इन ये भी देख पाए, इस मूवी को एंजॉय कर पाए, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने वही कहा है, नोटिफाई द नॉर्म्स टू मेक मूवीज एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पर्संस। ये लेकर आए थे हम लोग राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। मोस्ट फिल्म्स व्हिच आर रिलीज इन इंडिया डू नॉट कैटर टू डिसेबल्ड पर्सन डिस्पाइट स्टैच्यू हैविंग बीन इनेक्टेड मोर देन 5 years ago। एफसीआरए एक्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पूरा मेंस 450 में हम सेशन दे चुके हैं। रिवीजन करना होगा अगर आप कहेंगे तो हम इसको इस एक्ट को दोबारा रिवाइज कर लेंगे, या आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं तो वो और ज्यादा बेटर होगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये एक्ट आपके लिए, इसमें खासकर जो चेंजेस किए गए हैं।
ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर ही इन्होंने लिखा है, इकोनॉमिस्ट हैं ये भी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड तो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है ना, उन्हें फिर भी बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसा वो पूरा लेकर आते हैं इलीगली। इनके अकॉर्डिंग कि आपने लिमिट तो लगा दी है कुछ 90-95 लाख रुपीज की एक पार्लियामेंट्री सीट पर जो लार्ज साइज की है, बट प्रैक्टिकली अगर बताते हैं कि लोग 50 करोड़ तक खर्च करते हैं एक सीट को जीतने के लिए, तो ये पैसा इलीगली ही लाया जाएगा ना, राइट। इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट है 95 रुपीज लाख फॉर बिग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, बट इट इज मोर लाइकली दैट 50 करोड़ तक खर्च किया जाता है, तो अब 1 करोड़ तो आप दिखाओगे, दिखाना ही पड़ेगा एक्सपेंसेस अपने, बट 49 करोड़ इलीगल फंड्स ही होते हैं, बिकॉज द बॉन्ड्स कुड ओनली बी गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट टू इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स को तो ब्लैक मनी फिर भी लाना पड़ेगा, राइट। द इंडिविजुअल्स कंटिन्यू टू बी इन नीड ऑफ इलीगल फंड्स, द पार्टी ऑब्टेनिंग फंड्स कुड यूज देम इन ऑल काइंड ऑफ पर्पसेस। इलेक्शन के अलावा ही पार्टी जो फंड आ रहा है वो अलग अलग जगह यूज कर सकती है, जैसे अपने हेडक्वार्टर बनाने, अपने ऑफिस खोलने। महाराष्ट्र में एक बीजेपी के मंत्री गए थे, वहां पे सरपंच ने कहा सर प्राइमरी स्कूल नहीं है गांव में, ठीक है, बीजेपी का हेडक्वार्टर खुल रहा है गांव में, उसको इनाग्रेट करने गए थे, बट स्कूल में प्राइमरी स्कूल नहीं है बच्चों के लिए गांव में, ठीक है, तो सरपंच ने कहा, तो फिर मंत्री जी कहते हैं बनवा देंगे बनवा देंगे, ठीक है। उस तरीके से मैंने आपको मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल दिया था, जहां पर भील ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, उनके बच्चे नदी में डूब के तैर के जाते हैं सुबह, ठीक है, पहले एक तरफ आएंगे, कपड़े उतारेंगे, फिर तैर के जाएंगे, फिर उधर जाके फिर वापस रेडी होंगे, फिर स्कूल जाएंगे। और जब वहां पे पूछा गया, बीजेपी का राज है वहां पे कई सालों से, ठीक है, और एमएलए भी जो थे वो बीजेपी के ही थे, वहां से एमपी जो हैं वो भी बीजेपी के हैं। जब इनसे पूछा गया कि बच्चे इतना परेशान होके जा रहे हैं उन नदी से जिसमें सांप तैरते हैं ऑलरेडी, तो इन्होंने कहा चुनाव हो जाए उसके बाद हम बनवा देंगे ब्रिज, और फिर 6 महीने बाद इंडियन एक्सप्रेस दोबारा रिपोर्ट करता है इसी मैटर को, कहता है कि कोई ब्रिज अभी तक नहीं बना है, राइट। तो ये हाल है हमारे यहाँ। पार्टी हेडक्वार्टर बनने चाहिए, आरएसएस के हेडक्वार्टर बनने चाहिए, हर गांव गांव शाखाएं खुल जाएंगी बजरंग दल की, सब कुछ हो जाएगा, बट स्कूल्स वो लास्ट में बात होगी, ओके, एंड लोगों को यही पसंद भी आ रहा है, राइट। और फिर ये जो फंड, इतना जो इलेक्ट्रल फंड आ रहा है वो कहाँ यूज किया जाता है, दूसरी पार्टीज की सरकार गिराने में। महाराष्ट्र में गिरी, कर्नाटका में गिरी, मध्य प्रदेश में गिरी, हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं। Okay. The parties use this fund for all kind of purposes like setting up offices or destabilizing the opposition-led governments. फर्दर एनी अमाउंट ऑफ ब्राइब कुड बी गिवन नाउ, मैंने आपको ये सब समझा चुका हूं ऑलरेडी कि 7.5% आपके प्रॉफिट की लिमिट होती थी कंपनी पे, पिछले 3 साल में आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका 7.5% ही आप डोनेट कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिमूव कर दी, अब आपको जितना फंड देना है दो, और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉफिट मेकिंग का प्रोविजन भी हटा दिया, इवन लॉस मेकिंग फर्म्स कैन मेक ए डोनेशन, तो इसके लिए कई सारी शेल कंपनीज आई, ढेर सारा ब्लैक मनी लेके आए, पॉलिटिकल पार्टी को दिया, व्हाइट हो गया, काम खत्म, ठीक है, उसके बाद कंपनी बंद कर दो। शेल कंपनी यानी आज मैं स्टैब्लिश करूं, पूरा अपना ब्लैक मनी दे दूं, पॉलिटिकल पार्टी को व्हाइट हो जाए, बदले में कोई प्रोजेक्ट ले लूंगा तो वो भी व्हाइट ही होगा पूरा, और ये कंपनी अगले दिन बंद कर दूंगा जिसने फंडिंग दी, राइट। ये शेल कंपनीज, ये सब प्रोविजन इन्होंने किए पॉलिटिकल फंडिंग को लेके, एंड दे क्लेम कि हमने तो इलेक्ट्रल फंडिंग को व्हाइट कर दिया, पूरा व्हाइट नहीं कर दिया, आपने ब्लैक को व्हाइट कर दिया है, पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी थी। इवन फॉरेन फर्म्स को भी अलाउ कर दिया कि आप भी डोनेशन दे सकते हो, तो फॉरेन फर्म को कोई पॉलिसी चाहिए अपने फेवर में, कोई प्रोजेक्ट चाहिए, कोई माइंस चाहिए, आप जो भी पार्टी रूल कर रही है उसको पैसे दे दो, काम खत्म, ठीक है। ये एनकेज की जा सकती है 15 डेज में, बट 14 डेज तक ट्रेड की जा रही है, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पार्टी कंपनी ए खरीदती है, फिर वो बी को देती है, फिर सी को देती है, सी जाके डिपॉजिट कर देता है पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया गया है बाय कंपनी सी, क्या ये इसी ने खरीदा था या किसी और कंपनी ने दिलवाया है इसके थ्रू, ओके, इतना इस हाई लेवल का करप्शन हुआ है। और खुद निर्मला सीतारमन जी के जो हस्बैंड हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने खुद ये कहा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा करप्शन होगा अगर इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो। एंटिटी बाइंग द बॉन्ड में नॉट बी द एंटिटी मेकिंग द डोनेशन, इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है। अब तो डेटा जो अनरेबल हुआ है उसमें एक चीज तो समझ में आई है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें करप्शन को बिल्कुल लीगलाइज कर दिया गया था। करेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन बताता है ये हमें, या तो पॉलिसी मेकर से कुछ फेवर चाहिए हो तो इलेक्ट्रल फंडिंग दे दी जाती है, जैसे आपको मुझे एयरपोर्ट लेना है, ठीक है, जैसे कि अडानी ग्रुप के लिए रूल चेंज किए गए, 3 एयरपोर्ट लेना अलाउ था एक कंपनी को, अब लिमिट बढ़ा दी गई, 6 एयरपोर्ट ले सकते हो आप, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, उनको सिर्फ फंडिंग देनी है। एसके प्रोसिक्यूशन, ये जो हमने अभी टॉपिक किया आपके कॉस्मेटिक्स वाला, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, कई कंपनीज जिन पे गलत ड्रग्स, खराब क्वालिटी के ड्रग्स के एलिगेशन लगे, कई के यहाँ रेड पड़ी, उस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने फंडिंग दे दी, ओके। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए कि यार इस बार चुनाव है, शायद यहाँ सरकार बदल जाएगी, इसलिए आप देखिए कि बीजेपी के अलावा भी कई पार्टीज को फंडिंग मिली है, क्यों, ये सोचकर कि शायद इस बार स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी आ जाएगी तो मैं इसको भी फंडिंग दूं ताकि नई गवर्नमेंट आए तो मेरा काम चलता रहे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक तरीके से फ्यूचर की भी, कि अगली जो गवर्नमेंट है वो भी हमारा काम करे। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका बीजेपी थी, अब कांग्रेस है,
मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिसी, प्रेफर्ड ट्रीटमेंट इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस और गेटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के लिए फंडिंग दी जाती है। आर्म ट्विस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूल होते हैं बिजनेस में, सभी रूल्स को कंप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर एक एजेंसी आपके पीछे पड़ जाएगी ना कि आप हम साबित कर देंगे कि आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी बाइक लेके निकलिए बाहर, एक ट्रैफिक हवलदार आपको इतने रूल्स बता देगा, और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ ना कुछ कमी आपकी गाड़ी में फिर भी निकल जाएगी, अगर उसको फाइन लेना होगा तो, ठीक है। वैसी ही कहानी है बिजनेस की, कॉम्प्लेक्स रूल होते हैं बहुत ही, तो वायलेशन ऑफ रूल कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड बाय द एजेंसीज, और बदले में फिर आपसे ली जाती है इलेक्टोरल फंडिंग, राइट। और इतना लंबा प्रोसेस होता है कि प्रोसेस अपने आप में ही एक पनिशमेंट बन जाता है आपकी, तो वो सोचते हैं चलो जस्ट पे दी मनी टू एस्केप दी हैरेसमेंट, राइट। तो ये क्रिमिनलिटी जो है इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कम्युनिटी है मतुआस, ये माइग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए थे इंडिया में, इनके बारे में जान लीजिए। मतुआस एक्ट कंप्राइजिंग नाम शूद्रास और दलित्स पर सेटअप बाय हरिचंद ठाकुर, बांग्लादेश में सेटअप की थी इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में, ओके, इन ऑर्डर टू क्वेश्चन द प्रैक्टिसेस ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, ठीक है। तो मतुआस एक्ट, इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में जरूर आते हैं और बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये माइनर माइनर चीजें हैं। कुट्टनाड वेटलैंड, कल मैंने आपके साथ एक सेशन किया था प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में, ओबीसी पेड वाले बच्चों के लिए था, ठीक है। वहां पे मैंने एक डिस्कस किया था ग्यास इनिशिएटिव, एफएओ का इनिशिएटिव है, ठीक है। उसे मैंने आपको बताया था कि कुट्टनाड वेटलैंड में एक राइस कल्टीवेशन होता है अंडर अंडर बिलो सी लेवल, दे कल्टीवेट पैडी बिलो सी लेवल, राइट, बिलो सी लेवल कल्टीवेट करते हैं, उसी को ग्यास इनिशिएटिव के अंडर में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा दो इनिशिएटिव और दो और भी इंक्लूड किए गए थे, अगर आपने को याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, दो और हमने इस ग्यास इनिशिएटिव के अंडर में इंक्लूड करें, ठीक। कुटनार वेटलैंड कहाँ है? केरल में है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सेकंड, ये लोग कल्टीवेट करते आए हैं पैडी बिलो सी लेवल, और आज से नहीं सदियों से, फॉर सेंचुरीज। इसीलिए एफएओ का, एफएओ यूएन की बॉडी है, उसने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में इस कुटनार वेटलैंड राइस कल्टीवेशन को इंक्लूड किया था। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, सिर्फ 3 साइटें अभी तक जो गियास के अंडर में आती है इंडिया में ना। सी यहाँ पर ड्रॉट का क्या लेवल है, ये अगेन आप क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में लिख सकते हो। ड्रॉट हैज श्रंक द एरिया अंडर कल्टीवेशन, क्यों? क्योंकि वाटर लेवल इतना ज्यादा नीचे जा चुका है कि कोई कोई मतलब नहीं है, राइट। दिस पर्सन ही गॉट बोरवेल गोइंग डाउन टू एज लो एज 1150 फीट एंड 1200 फीट, इतना नीचे जा चुका है आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल, ओके। बोथ ऑफ देम फेल, 7 लाख रुपए खर्च भी कर दिए बोरवेल पे, उसके बाद भी इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर आप नहीं निकाल पाए, राइट। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। इस बार भी हीट वेव का प्रकोप रहेगा, पिछले 2 साल से भी रहा है, उसके चक्कर में हमारा जो वीट प्रोडक्शन है उसमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला है हमें। जीएम, जीएम मार्केट प्लेस है जहां पर गवर्नमेंट बिड, गवर्नमेंट कहती है, जैसे सपोज उसको कुछ परचेज करना है, कि गवर्नमेंट को कुछ अगर परचेज करना है तो उसमें फिर आप लोग आकर बिड कर सकते हो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ये कहलाता है जीएम, ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट बताएगी कि मुझे किस किस चीज की जरूरत है, और जो सेलर होंगे एमएसएमई हो सकती हैं, ठीक है, या अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं, वो सब आके बताएंगे कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए जीएम को, और इसमें इंक्लूड किया जाए कि गवर्नमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी डाल सकती है यहाँ पे, ओके। गवर्नमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी डाल सकती है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, आप बिड कीजिए आके, राइट। जैसे सपोज राजस्थान में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो केरल का कॉन्ट्रैक्टर भी बिड कर सके, उस टाइप की चीजें ये लोग करना चाहते हैं, चेंजेस इसमें। GM, this is an online platform for public procurement of goods and services. It enable work contracts for construction and building project. ये चाहते हैं, they seek centers approval to enable the work contracts for construction as well as building projects also in a transparent monitoring mechanism के साथ। ये रिवैम्प करना चाहते हैं इसको, ऑनलाइन इंटरफेस को, टू स्विच टू एन ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ओपन एप्लीकेशन से मतलब क्या है? जैसे यूपीआई है हमारा, ठीक है, हर एक बैंक ने उस पर बेस्ड अपनी एप्लीकेशन बना रखी है, उसी तरीके से ये इसको ओपन करना चाहते हैं एपीआई। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे 2022 में, कोविन प्लेटफॉर्म, यूपीआई और इस तरह की कौन कौन सी चीजें हैं जो ओपन पब्लिक इंटरफेस यूज कर रही हैं, राइट। तो इसी के लिए ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसको ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज करें इसमें, ताकि जितनी भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है, लोकल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज है, वो सब अपना प्लेटफॉर्म बना सके और वहां से वो प्रोक्योर कर सकें, तो उससे छोटे छोटे बिजनेसेस को भी फायदा होगा। इट विल अलाउ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स, स्टेट्स, लोकल बॉडीज टू क्रिएट कस्टमाइज माइक्रो प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ओके। माइक्रो प्रोक्योरमेंट यानी कि अगर सपोज मैं एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जैसे भोपाल के पास एक सीओर डिस्ट्रिक्ट है, राइट, उसकी वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो अपनी एक छोटी सी कस्टमाइज्ड माइक्रो माइक्रो प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाएगी,
उस पे कहेगी कि हमने एक रोड बनाया है, उसके आसपास फुटपाथ में हमें पेवर्स ब्लॉक लगवाने हैं, वो ट्रायंगुलर शेप वाले, राइट। तो फिर उसमें क्या होगा कि सीहोर में ही जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो इस तरह के पेवर ब्लॉक्स बना रहे हैं, वो आके बिड कर सकते हैं कि हम प्रोवाइड कर देंगे से 0.5 पैसा या 1 रुपी इस तरह के रेट में। ओके, तो ये ओपन रखने से, एपीआई यूज करने से ये फायदा हो सकता है, विद मल्टीलिंगुअल इंटरफेस एंड फ्लेक्सिबिलिटीज फॉर लोकल रूल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये अलाउ कर देते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर इन केरल कैन बिड फॉर वर्क इन राजस्थान एंड द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कैन बी मॉनिटर्ड ऑनलाइन। वीट स्टॉक, नो सी, वीट स्टॉक में हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जो रिस्ट्रिक्शन अब खत्म हो रही है 31 मार्च को। हमने स्टॉक करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी ट्रेडर्स और जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, ठीक। तो अब इनको कहा गया है कि 31 मार्च के बाद आपको आपको डिक्लेयर करने होंगे अपने वीट स्टॉक एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे आपको बताना होगा ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को, फूड प्रोसेसर्स को कि आपके पास कितने वीट का स्टॉक पड़ा है, ताकि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सके, टू प्रिवेंट दी होर्डिंग, जिस वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब नाउ यू नीड टू रिमेंबर इंडिया इज सेकंड बिगेस्ट ग्लोबल व्हीट कंज्यूमर। पहले एक क्वेश्चन आया था कि राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, 2020 का क्वेश्चन था, राइट। उसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये इजी क्वेश्चन होंगे। इंडिया इज सेकंड बिगेस्ट ग्लोबल व्हीट कंज्यूमर आफ्टर चाइना एंड हैव बीन ट्राइंग टू कंटेन व्हीट प्राइसेस आफ्टर हीट वेव्स हिट प्रोडक्शन फॉर स्ट्रेट 2 years, राइट। ये हमारे क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, हीट वेव्स की वजह से व्हीट प्रोडक्शन कम हुआ है, तो वो डायरेक्टली किसको थ्रेटन करेगा, फूड सिक्योरिटी को। मैनेज ओवरऑल फूड सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट होर्डिंग एंड अनस्क्रूपुलस स्पेकुलेशन। एलॉन मस्क ने एलिगेशन लगाए थे कि हमने जब ये ओपन, माइक्रोसॉफ्ट इसमें 49% पार्टनर है ओपन एआई में, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए चैट जीपीटी है किसका, तो वो ओपन एआई का है। उसमें अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं मारेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब बढ़ गए हो तो पता नहीं, बट अभी तक कुछ दिन पहले तक तो माइक्रोसॉफ्ट का 49% ही थे। तो ओपन एआई को हम इंडिपेंडेंट कंपनी ही मानते हैं, जिसे चैट जीपीटी बनाया, ठीक है। इसने एलिगेशन लगाए थे इलॉन मस्क ने कि हमने ओरिजिनली तो ये मिशन बनाया था सबको फ्री देने के लिए, बट इन लोगों ने प्रॉफिट मॉडल में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो अब इलॉन मस्क अपना खुद का बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एक्स एआई लेटेस्ट। उन्होंने लेकर आए एक चैटबॉट ग्रॉक 1.5। ओके, ये तो ये सब याद रखिएगा, कौन सा चैटबॉट किसका है, ये मैच करने को आ सकता है आपको इस बार, ठीक है। चैट जीपीटी हो, जैमिनी हो, ठीक है, सोरा, ये दोनों ओपन एआई के हैं। जैमिनी गूगल का है और इस तरीके से ग्रॉक 1.5 है, ये एलॉन मस्क की एक्स एआई का है, राइट। ये सब याद रखिएगा, मैंने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में आपको बहुत सारे बना के दिए हैं टेबल के फॉर्म में। रशिया ने स्ट्राइक किया है कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को विद ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, वो चलता रहता है। इंपॉर्टेंट सिटीज किस किस कंट्री में है, 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। कल ही मैंने आपके जो वीडियो किया है लेक्चर नंबर 37, उसको जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। उसी तरीके से सिटी का नाम याद रखिएगा, एलोपो, ये नॉर्दर्न सिटी, नॉर्दर्न सिटी है सीरिया की, एलेपो, ओके। हिजबुल्ला, हिजबुल्ला लेबनान में एक्टिव है, राइट। ये सारे टेररिस्ट ग्रुप के भी मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं टेबुलर फॉर्म में। रशिया ने एक वीटो किया है एक रेजोल्यूशन को। ये रेजोल्यूशन होता है कि एक कमेटी बनाई गई थी, मॉनिटर करती है जो नॉर्थ कोरिया के पे लगे हुए सैंक्शंस को, ठीक है। तो ये रशिया ने शायद पहली बार इसको वीटो किया है, ओके। रशिया का कहना है कि अब वर्ल्ड को एक नए अप्रोच की जरूरत है फॉर नॉर्थ कोरिया, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो बना ही चुका है ना, अब क्या करोगे सैंक्शन लगा के। सैंक्शन लगाए जाते हैं बनाने से रोकने के लिए, ये तो बना ही चुका है, राइट। तो न्यू अप्रोच की जरूरत है वर्ल्ड को। रशिया वीटोड द एनुअल रिन्यूअल ऑफ ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग यूएन सैंक्शंस अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। और फिर वो सब मैंने आपको समझाया, ऊपर रशिया, नीचे चाइना, इधर नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इधर ईरान, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एक नेक्सस डेवलप हो रहा है इन कंट्रीज का। और इनमें से अधिकतर की जड़ यूएसए ही है, यूएसए और उसका नाटो, उन्हीं की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ हमारे बैकयार्ड में हो रहा है। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज से, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, ठीक है। बाकी आप लेक्चर नंबर 37 को जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज आप ज्वाइन करेंगे सोचे तो अब मत कीजिएगा प्लीज, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। अपने पैसे, अपना टाइम और अपना अटेम्प्ट खराब नहीं करना। जो सोर्स आप अभी तक साल भर पढ़ते आए हो उसी के रिवीजन पे फोकस करो, स्टैटिक को अच्छे से रिवाइज करो, चाहे वो पॉलिटी हो या इकोनॉमी, ओके। डोंट चेंज योर सोर्सेज एट लास्ट मोमेंट। मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को देखा है, वो इवन एग्जाम के 20 दिन पहले भी नए कोर्स खरीदते हैं, वो मार्केट से नई चीजें परचेज करेंगे, वो ऑनलाइन कोई आ जाएगा, देखिए हम शॉर्टकट देंगे। ऐसे भी लोग हैं आपके मार्केट में जो कहते हैं कि हम पीटी की भी समरी बना के देंगे आपको, ठीक है, जस्ट 30-40 पेजेस में हम कन्वर्ट कर देंगे, कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप कर देते हैं जो वो खुद भी ध्यान नहीं देते कि वो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ फॉन्ट छोटे कर दिए जाएंगे कई बार टेबल बना के छोटी छोटी।
कि तो प्लीज ऐसी बेवकूफियों में मत पढ़ना। पीटी पढ़ रहे हो तो पीटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। ये इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में मत फंसना, हम पीटी की समरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या हम आपको और शॉर्टकट दे रहे हैं एग्जाम के 20 दिन पहले, 30 दिन पहले आप कुछ नया ज्वाइन कर रहे हैं सब्सक्राइबर, डोंट डू दो सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। ओके, जो पढ़ा है अब तक साल भर में उसी पे फोकस रहो। एंड आई ऑलवेज से रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम। ओके, इवन आई डोंट रेकमेंड कि आप मेरा भी कोर्स आप ज्वाइन करें। ओके, वी हैव ऑलरेडी रीच अराउंड लेक्चर नंबर 40, आज हमारे हो जाएंगे यहाँ तक, तो वो बेवकूफ़ी होगी इस वक्त ज्वाइन करना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।